आज जो शुरुआत हो रही है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गांव में व्यापार शुरू हो गया, ये एक अच्छे संकेत है। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा देश? जब सभी तरह की सुविधाएं सभी गांव में पहुंच जाए, गांव में भी व्यापार शुरू हो जाए, लोगों की आमदनी बढ़ना शुरू हो, नए रोजगार पैदा हो जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी सुविधाएं पहुंच जाए, तो ये देश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। और एक अच्छी पहल देश में शुरू हुई। देखते देखते देश आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। सांसद आदर्श ग्राम अभियान में 2-2 पेट्रोल पंप इसी वर्ष चालू हुए। ये एक बड़ी उपलब्धि है सुविधा की दृष्टि से और लोगों के धन की बचत की दृष्टि से। और इसके लिए मैं उमेश प्रताप सिंह जी को और अरविंद पटवारी जी को दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके इस प्रयास की सराहना करता हूं। आज देश में एक बड़ी चर्चा है किसानों के बीच। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों के कुछ किसान आकर के डेरा डाले। दूसरी चर्चा है इस कोरोना महामारी के इलाज की। ये 2 चर्चाएं आज देश में बड़ी तेज गति से, मैं उन्हीं में आपसे बात करूंगा। आज दुनिया में भारत उस ऊंचाई तक पहुंच गया जिस भारत में हमारे पास खाने का अनाज नहीं होता था और हम अनाज विदेशों से मंगाते थे। आज वो देश, जब कोरोना महामारी थी तो 80 करोड़ गरीबों को लगातार 5 महीने 5-5 किलो मुफ्त में अनाज पहुंचाने का काम किया। कल्पना करिए कि हमें याद है कभी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लाल गेहूं आता था, ज्वार आती थी। आज हमारे देश के किसानों ने इतना उपज पैदा किया कि कोरोना महामारी के समय में भी हमारे गोदाम भरे थे। जब दुनिया बंद थी, रास्ते में कोई था नहीं, और ऐसे समय में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अनाज पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। वो काम हुआ। जब दुनिया कोरोना महामारी से इतना डरी हुई थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सैकड़ों देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा बना करके पहुंचाई। हाइड्रोक्लोरोक्विन वो दवा थी जो महामारी को रोकती थी। आज दुनिया के सब देश वैक्सीन बना रहे हैं कोरोना की। हमारा देश संसाधनों में बहुत पीछे था, हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे पास 2 कोरोना महामारी की वैक्सीन आ गई, ट्रायल हो गया और 16 जनवरी से हमारे देश के हर व्यक्ति को अब कोरोना की वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। दुनिया के किसी देश में इतनी तैयारी नहीं हुई। ये है भारत की आत्मनिर्भरता। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन कि हम अपने देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे महामारी से देश के लोगों को बचाएंगे। दुनिया के हर देश में
जो इस महामारी में मृत्यु दर थी बहुत ऊपर थी, लेकिन हमारे देश में 98% लोगों को बचाया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। जबकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, हमारे पास अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे। इन तमाम सारी परेशानियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी का जो मिशन था वो पूरी तरह से सफल हुआ और इस महामारी में 2020 में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मुझे तो मेरे भाई को खोना पड़ा। न जाने कितने परिवारों में कितना कष्ट आया, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश संभल गया। नहीं क्या होता, आप कल्पना करो, चारों तरफ लाश ही लाश दिखती। इसके लिए मैं आज प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सोच को, उनके मिशन को, उनकी कामयाबी को आज पूरा दुनिया सलाम करेगा। 2020 में जब पूरे दुनिया में सर्वे हुआ तो मैन ऑफ द ईयर कौन? मैन ऑफ द ईयर पूरे दुनिया में अगर किसी को वो उपाधि मिली तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली। ये है सफलता। और मुझे आज आप सबके माध्यम से ये बताते हुए खुशी हो रही कि हर संकट का समाधान भारत की इसी धरती में, उतने ही संसाधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। कठिन से कठिन समस्याएं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हट सकती। हमारे जो आजादी के बंटवारे के बाद जो भाई चले गए थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे। जब उनको पर अत्याचार वहां हो रहा था तो भारत की नागरिकता चाहते थे, वो कानून कोई नहीं बना पाया। गांधी जी कहते बेचारे चले गए, नेहरू जी ने सुना नहीं, इंदिरा जी ने सुना नहीं, किसी ने उस काम को किया नहीं। और वो कठिन काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। बांग्लादेश भारत की सीमा का विवाद लगता था जैसे कभी ये हल ही नहीं हो सकता, हल हो गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। जहां से आतंकवाद आता था, जहां से अलगाववाद आता था, जहां से हमारे देश में न जाने लाखों ऐसे बेगुनाह लोगों की मौतें हो गई उन आतंकवादी घटनाओं के कारण। हमारी संसद पर हमला हुआ, उसी रास्ते से लोग आए। आज देश की हर बड़ी समस्या का हल हो गया। कभी हम लोग, मुझे तो नहीं लगता था कि अपने जीते जी कभी क्या भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनेगा। हम लोग भी कहते थे राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। बोलते थे ना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ पेंटिंग में यही नारा लगाते, सबसे ज्यादा यही नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश की सर्वोच्च अदालत को। सर्वोच्च अदालत ने जो एक मतेन फैसला किया, 5 जजों ने, विभिन्न धर्मों के जजों ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, पूरी दुनिया डरी हुई थी कि फैसला आएगा तो कत्लेआम हो जाएगा देश में, लेकिन पत्ता नहीं हिला। हिला कहीं पत्ता? कहीं पत्ता नहीं हिला। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शिलान्यास हो गया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन राम मंदिर के निर्माण में सरकार का पैसा एक नहीं लगेगा, किसी धंधा सेठ का भी पैसा एक नहीं लगेगा, न कोई टाटा का, न बिरला का, न डालमिया का, न मफतलाल का, न अंबानी का, न अडानी का। इस देश के हर हिंदू के घर से, हर परिवार से उसकी हैसियत के अनुसार पैसा जाएगा और भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। ये फैसला आप लोग समर्पण करेंगे कि नहीं करेंगे? मंदिर बनाने के लिए योगदान करेंगे कि नहीं करेंगे? लगता सब कोई नहीं करने वाले। अगर करने वाले तो हाथ उठा लेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ये कठिन काम इस धरती में हुए, कठिन काम। और आज ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये देश के किसानों को तरक्की से रोकने का आंदोलन है। हमारे देश का किसान मंडी में चला जाए और मंडी में जा करके इंतजार करता था कि हमारे अनाज का खरीदार कौन होगा और कब आएगा। पूरी योजनाबद्ध तरीके से खरीदार आते थे, समर्थन मूल्य से कम पर भाव लगाते थे और 1, 2, 3 कर जाते थे। किसान की मजबूरी चबूतरे में अनाज डाल दिया, लौट के ला नहीं सकता, तौले पौने भाव में दे दिया। मंडी से बाहर लेके जाओ तो मंडी इंस्पेक्टर गाड़ी पकड़ ले, दरोगा गाड़ी पकड़ ले तो गाड़ी का चालान हो जाए। वर्षों से किसान कह रहा था मेरे अनाज का भाव मुझे तय करने दो, जहां ज्यादा भाव मिलता है वहां मुझे ले जाने दो। और अगर ये काम का कानून बना दिया मोदी जी ने तो क्या गुनाह कर दिया। हमारे अनाज से जो लोग बिस्किट बनाते हैं, जो बड़े बड़े अन्य उत्पाद बनाते हैं, अगर वो अनाज का खरीदार हमारे गांव में आकर के हमारे किसान से एक अनुबंध करे कि हम आपका अनाज समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव पर लेने के लिए आज हम लिखित एग्रीमेंट करते हैं, और अगर ज्यादा भाव में अगर हमारे एग्रीमेंट से कहीं मिले बाजार में तो आपकी आजादी आप ले जाके बेच लेना। अगर बाजार में भाव कम हो जाए तो हमने जो लिखित एग्रीमेंट किया है हम उसको पूरा वचन है हमारा कि हम उसको आपको देंगे। फसल खराब हो जाए तो नुकसान किसान का नहीं, जिसने अनुबंध किया उसका। तो क्या गुनाह कर दिया ये कानून बना के। मैं पूछता हूं कि लोग क्यों गुनाह हो रहे। ये पंजाब के किसानों का विरोध जो है जरा हकीकत समझ लो। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अनाज का भाव अगर है हमारे देश के किसी भी राज्य में किसी भी किसान का तो पंजाब के किसान का है। पंजाब के किसान का बासमती आज 150 रुपया किलो है और हमारे मध्य प्रदेश के किसान का बासमती किस भाव है, कोई लेने को तैयार नहीं। हमारे राज्य का सरवती गेहूं सब जगह प्रसिद्ध है और पेटेंट नहीं है। आज पंजाब के लोग कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में तमाम जगह रह रहे हैं। वो पंजाब के खेत से हुई सब्जी, गाय भैंस का दूध, चावल, गेहूं, दाल सब वहां का खरीदते हैं। ज्यादा भाव वहां के किसानों को मिलता है। अगर मोदी जी ने कानून बना दिया कि अब दुनिया के देशों में भारत के किसानों के खेत से उगाया हुआ अनाज दुनिया के बाजार में जाएगा, सबको ज्यादा भाव मिलेगा, और ये कानून अगर बना करके देश के सारे किसानों को असर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं किया। ये जो आंदोलन चल रहा है ये उसी तरह का आंदोलन है। जब हमारे भारत के नागरिक भूलवश चले गए थे पाकिस्तान के बंटवारे में और वहां जब उनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब उनकी संपत्ति को लूट रहे थे, वो वहां से त्राहिमाम करते हुए भारत से कहते थे हमें नागरिकता दे दो, हमारा सब कुछ लूट गया। और वो बेचारे तड़प रहे थे, उनको नागरिकता नहीं मिली। जब नागरिकता मिल गई तो सीए का कानून जब बन गया तो शाहीन बाग में आंदोलन शुरू हो गया। और शाहीन बाग कौन? वही दिल्ली है। और आज एक एक चेहरे उठा के देख लो, पुरानी टीवी में जिनके पास क्लिपिंग होगी आप उठा के देख लो, उसके पीछे वही लोग हैं जो शाहीन बाग के समय पर थे, सीए का विरोध कर रहे थे। वही आज किसानों के नाम पर विरोध के लिए वही लोग खड़े हैं। कहते हैं कानून वापस ले लो, फिर किसानों को मौत के मुंह में डाल दो। बड़े मुश्किल में तो उनको आजादी मिली है और आजादी का लाभ उनके आमदनी को 2 गुना 4 गुना करने का है। उनका आमदनी बढ़े। जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा, उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती। मोदी जी ने इस फार्मूले को समझ लिया, इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को 2 गुना 4 गुना करनी है। और उसके लिए जो कानून की कठिनाइयां हैं, कानून का जो दिक्कतें हैं, हम कानून का समाधान करेंगे और उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। आज जो देश में कुछ विघटनकारी ताकतें हैं, ये वो ताकतें हैं जो सचमुच इस देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। और
जगह जगह पर अवरोध खड़ा करा। हमारे देश का जवान भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी जान से खेलता है। दुश्मन जब हमको मार के जाता है तो हम उसकी धरती में घुस करके मारते हैं। पर हमारे देश के एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, सबूत बता दो, तुमने कहा किसको मारा? न सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा, न एयर स्ट्राइक पर भरोसा, न देश के किसानों को उनकी आमदनी को दोगुना करने का हमने जो उपाय किया, न उस पर भरोसा। हमारे देश के गांव में तरक्की का जो मार्ग खुला हुआ है उस पर भरोसा नहीं। तो आप चाहते क्या हो? लेकिन देश की जनता ने पूरी तरह से समझ लिया, हर संकट का समाधान निकलेगा। और आज पूरी ताकत के साथ देश का एक एक नागरिक भारत के विकास में, आत्मनिर्भर भारत की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने निकल पड़ा। कांग्रेस हल्ला बोलने वाली है। मैं आज कोई अखबार में वो देख रहा था कि हल्ला बोलो, काय का हल्ला बोलो? 15 महीने का मौका मिला था और आप ही ने कहा था कि हमारी सरकार बना दो तो हम 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। किसी का माफ नहीं किया। गलती से किसान कोऑपरेटिव को पैसा नहीं दिया तो कोऑपरेटिव वाले इस बार खादे नहीं लाए। अब खाद के लिए बेचारा किसान परेशान। ये किसकी गलती थी? अगर आप कर्जा माफ कर देते तो सोसाइटी के पास पैसा पहुंच जाता तो खाद खरीद लेती। तो सोसाइटी के पास पैसा ना तो आपने दिया और उनका किसानों भी नहीं दिया, वो तो ब्रह्म रह गए, बेचारे की माफ हो जाएगा। 15 महीने में आप किसानों के साथ जितना धोखा कर सकते थे किया, इसीलिए आपकी सरकार चली गई। अब काहे का हल्ला बोल रहे हो? हल्ला बोलो दिग्विजय सिंह के खिलाफ, हल्ला बोलो कमलनाथ के खिलाफ। अरे भैया, भाजपा सरकार के खिलाफ काहे हल्ला बोल रहे हो? हमें तो जनता ने कहा था विपक्ष में बैठो, तो हम तो विपक्ष में चले गए थे। तो तुम्ही ने कहा कि नहीं नहीं तुम विपक्ष में नहीं, हमारी जगह आ जाओ, तो हम चले गए। और जनता में चुनाव हुआ तो जनता ने फिर कहा कि नहीं नहीं भूल हो गई थी। 22 चुनाव हुए ना, 22 में होना ही दे दिया। जनता ने कहा भूल हो गई थी 2018 में, 2020 में हम वापस से लौटा। ये भरोसा हुआ कि नहीं? इसलिए अब ये तय हो चुका है कि देश के किसानों का भला कौन कर सकता है, देश के नौजवानों का भला कौन कर सकता है, देश के गांव की तरक्की कौन कर सकता है और देश को कौन ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर सकता है, ये तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो कहता है वो करता है। और ये गांव-गांव में जो रोजगार खड़े हो रहे हैं, अभी आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी कह रहे थे इस क्षेत्र के विकास के बारे में। हम लोग कहीं न कहीं बचपन से ही राजनीति से जुड़े हुए थे और पीड़ा मन में थी और बड़ा पक्षपात हुआ था इस क्षेत्र के साथ। तो वो पक्षपात की पीड़ा मन में हमेशा काटती थी। मौका मिला तो पहली बार जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था रामपुर उत्तरी से, तो मैंने कहा था लोगों से कि अगर मुझे अवसर दोगे तो साबूदाना की बाल्टी मेरे हाथ में होगी और पास में बैठे हुए व्यक्ति को मैं पहचान करके पहुंचूंगा। और मैंने वही किया। क्या गलत किया क्या? आज जब मौका मिला तो पूरे इस क्षेत्र के गांव-गांव को सड़क से, बिजली से, सिंचाई के पानी से भरपूर कर दो, कर दिया। जगह जगह हमारे आप लोगों ने आंदोलन किया था, कमर बराज बन गया। फिर उसकी ऊंचाई घटानी थी, वो भी बढ़ गई। किसानों की जमीन लौटानी थी, वो भी काम चालू हो गया। और ये नदी को पार करने के लिए पुल नहीं थे, जगह जगह ब्रिज बन रहे ताकि कठिनाइयां लोगों की दूर हो जाए। अब देश जी देख रहे हैं, अब चिंता मत करो, गढ़वा में भी आ रहा हूं शिलान्यास करने। हो गया टेंडर, टेंडर हो गया। एक पांडे जी है रीवा, उनको मिल गया, बस आ रहे शिलान्यास करने। टिकरी अकोना वाले मार्ग में भी तो उसका भी टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, उसका भी शिलान्यास करने आ रहे। ये विकास की जो रफ्तार है इसको और तेज करना। ये सड़क सीधे इलाहाबाद से जुड़ेगी, जैसा मैंने शुरू में कहा, उस पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी। 17 जिले को बरगी का पानी लाना है।
आज मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से जिले के किसानों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग गए थे 6 तारीख को, हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई और बरगी बांध के जो नर्मदा घाटी विकास के जो प्रमुख सचिव वो भी थे। हम लोगों ने तय किया कि जो ये विलंब हो रहा है उसके विलंब के कारणों को कैसे दूर किया जाए, और रास्ता निकल गया। हमने कहा विकल्प के रूप में सारे रास्ते खोल के रखो। अगर नहर नहीं बन पाएगी सुरंग वाली तो लिफ्ट करके पानी हम ओपन कास्ट करके नहर से लाएंगे, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री तैयार। दूसरा उपाय ये भी है कि अभी जो 6 किलोमीटर हमारी सुरंग बनाने का काम बचा है उसमें एक कोई और एजेंसी आ जाए और वो बीच से ही उसकी कोलाई शुरू कर दे, तो उस पर भी विचार कर रहे हैं। मेट्रो दिल्ली को बुलाया है, 15 तारीख को मेट्रो दिल्ली आ रहा है। दिल्ली मेट्रो की पूरी टीम 15 तारीख को सलीमाबाद में होगी और दोनों तरफ से पूरा अध्ययन करने के बाद 18 तारीख को हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ फिर भोपाल में बैठक है और 18 तारीख को हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि क्या करना है। लेकिन 2023 के पहले पहले बरगी का पानी 17 के किसानों को खेत में आएगा, ये पूरी तरह से तय है और यही एक लक्ष्य शेष रह गया, उसको पूरा करूंगा। नर्मदा का पानी अब 17 के किसानों के खेत में पहुंचे। सोन नदी का पानी पहुंच गया, घर घर में पीने का पानी भी सोन नदी का आने वाला है। काम चालू हो चुका है, 5 विकास खंड में तेज गति से काम चालू है। 3 विकास खंडों की योजना और रीवा और सीडी को भी हमने जोड़ दिया। उसमें 5,500 करोड़ की देवलौद में एक हम स्कीम लेकर के आए हैं, उसका डीपीआर बनना शुरू हो चुका है और घर घर में पानी, शहर में भी और गांव में भी। सीडी जिले को, रीवा जिले को और 17 जिले के जो शेष 3 विकास खंड रह गए थे, नागौर, सोहाबल और मझगमा, इन तीनों विकास खंडों के घर घर में पीने का पानी भी 2024 के पहले पहले पहुंच जाएगा। ये हम लोगों का संकल्प है। सतना जिला विकास में बहुत पीछे था, लेकिन आज सतना जिला विकास में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। अब सतना शहर भी आप जाते होंगे तो पहले तो बड़ा खराब दिखता था, पर इन दिनों थोड़ा ठीक दिखने लगा, नहीं दिखने लगा। अभी मुख्यमंत्री जी को हम बुला रहे, सतना शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे और सतना को सुंदर शहर बनाएंगे। लोग कहते थे रीवा बहुत सुंदर है, अब हम बताने वाले हैं कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, इनसे सबसे ज्यादा सुंदर सतना होगा और वो काम करने वाले हैं और ये पूरी तैयारी में लगे हैं। आप सबको आज मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रावेंद्र पटवारी जी को, चूंकि रावेंद्र पटवारी जी ने और अधिकारियों को बुलाऊंगा, जिन जिन गांवों में जिन जिन स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां के किसानों को भी आमंत्रित करूंगा और बैठ करके एक बार निर्णय करेंगे कि कैसे उन गांवों में भी पानी हम पहुंचा पाए। इटौर के श्यामलाल सिंह जी की शिकायत थी कि हमारे गांव में कई ऐसे खेत है जिनमें बराबर पानी भरा रहता है और वहां पर ना तो हमको मुआवजा मिला, ना तो बोनी करने का अवसर मिला। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान निकालेंगे हम लोग। यहाँ इस क्षेत्र में जो वर्मा जी कह रहे थे और एक ज्ञापन में भी थे, अलाहा तालाब में पहले तो पानी नहीं रहता था और जब से बाणसागर की नहर आई डमाडम भरा रहता है। तब भी वाटर टेबल नीचे क्यों भाई? उसकी समस्या ये नहीं है और वहां पर चूंकि अब पानी तो बराबर बना ही रहे, कोई दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा। कोई और जगह पर कहीं अगर सरकारी जमीन हो तो वहां पर कुछ वाटर टैंक वगैरह कुछ और बनाए। उस तालाब का गहरीकरण करने का हमने प्रयास किया था, लेकिन अब वो सूखे कैसे? अब इन दोनों समस्या हो गई कि वो सूखे कैसे। फिर भी उसके बारे में इंजीनियरों से राय लेंगे, जो भी हो सकता करेंगे। महाविद्यालय खोला जाए ऐसी मांग है सबकी। जैसी बैठे बैठे भी कह रहे थे कि कर्सर काहे का लगा रहे हैं।